ईयर 2000 में जब बिल गेट्स अभी अपनी कंपनी का सिर्फ सीईओ ही था, उसने अपनी ही कंपनी की एक एनोमिनस इंजीनियर के साथ अफेयर स्टार्ट किया और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। बाद में 2022 के एक इंटरव्यू में जब सब कुछ बिखरने लगा, तो उसकी माफी बिल्कुल खोखली सी महसूस हो रही थी। I certainly made mistakes, and I take responsibility. I don't think delving into the particulars at this point is constructive, but yes, I caused pain, and I feel terrible about that. वो जिम्मेदारी लेने का नाटक तो कर रहा था, लेकिन वो स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता था। हद तो तब हो गई जब उससे एप्स्टीन के बारे में पूछा गया। बिल ने वहां भी चैरिटी कार्ड खेला और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल से सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए मिल रहा था। He was literally using his charity card to justify his own dark company. आपको क्या लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट में लोगों को पता नहीं था? ऑफ कोर्स सब जानते थे सर बिल गेट्स असल में क्या चीज हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वोट प्रॉक करें या उनके खिलाफ बात करें। पहली वजह ये कि पब्लिक में उसकी इमेज इतनी मजबूत थी कि लोग उसे फरिश्ता समझते और कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। और दूसरी वजह, बिल गेट्स अमेरिका के उन पावरफुल लोगों में से था जिनसे पंगा लेना अपना करियर तबाह करने के बराबर था। बिल गेट्स कोई आम बिलियनियर नहीं था, ये वो शख्स था जिसके ओपिनियन पीसेस सबसे बड़े न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे, जहां वो बताता था कि वो कितना पैसा डोनेट कर रहा है। बिल गेट्स और उसकी फाउंडेशन बाकी चैरिटीज जैसी नहीं थी। बिल गेट्स एक नया मॉडल पायनियर कर रहा था जिसे आज फिलैंथ्रो कैपिटलिज्म कहते हैं। एक आइडियोलॉजी के तौर पर ये चैरिटी को इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन करता है। ट्रेडिशनल चैरिटी इमीडिएट सॉल्यूशन पर फोकस करती है, जैसे कि भूखे को खाना देना, प्यासों को पानी देना और गरीबों को जॉब्स देना। लेकिन बिल गेट्स ने इस सिस्टम को बदल कर रख दिया था। फिर जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई और वेस्टर्न गवर्नमेंट ने अपने खजाने बंद किए, तो बिल गेट्स और दूसरे फिलैंथ्रो कैपिटलिस्ट आगे आए गैप फिल करने के लिए। उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल लेना स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट्स पर, बजाय सिर्फ एड देने के। डेटा कलेक्शन पर फोकस किया और पॉलिसीज को गवर्नमेंट लेवल पर रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। अपने पैसे के कंट्रोल के जरिए वो डिसाइड कर रहे थे कि फंड किसको मिलेंगे, कैसे यूज होंगे, जो इफेक्टिवली उन्हें उसे कंट्रोल करने की इजाजत देता था अपने पार्टनर्स पर पूरी दुनिया पर। इस दौरान परफॉर्मेटिव चैरिटी का कॉन्सेप्ट गेट्स का मैनिफेस्टो बन गया। ईयर 2000 में हार्वर्ड की उस मशहूर स्पीच में गेट्स ने अपना असली मैनिफेस्टो खुलकर बयान किया। Can make market forces work better for the poor if we can develop a more creative capitalism. If we can find approaches that meet the needs of the poor in ways that generate profits for business and votes for politicians, we will have found a sustainable way to reduce inequity in the world. उसका मकसद साफ था, चैरिटी को कैपिटलिज्म की तरह ट्रीट करो और उस इन्फ्लुएंस को यूज करके गवर्नमेंट्स पर प्रेशर डालो। और ये सब उसने अकेले नहीं किया, इसके पीछे एक पूरा एलीट नेटवर्क था। वही एलीट जैसे हार्वर्ड के वो फॉर्मर प्रेसिडेंट जिन्हें हाल ही में जेफरी एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात की वजह से रिजाइन करना पड़ा। बिल गेट्स जानता था कि एक बिलियनियर होने के नाते आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन आप फिर भी गवर्नमेंट के नीचे होते हो। लेकिन अगर आप चैरिटी का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो आप एक प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो, क्योंकि प्रेसिडेंट्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन एनजीओस का कब्जा हमेशा रहता है। देखिए, मेरी इन बातों को हमारे मुल्क और खास तौर पर कराची के उन सखी लोगों से रिलेट करने की गलती हरगिज मत कीजिएगा जो दिन रात खिदमत खल्क में मसरूफ हैं। मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपके जहनों में हमारे लोकल हीरोज के लिए कोई नेगेटिव इमेज क्रिएट करूं। हमारे यहाँ तो वैसे भी कल्चर है, अगर कोई बंदा बड़ी बड़ी चैरिटीज कर रहा है या कोई चमकती हुई एनजीओ चला रहा है, इवन विदाउट करंट ऑडिट रिपोर्ट्स, तो हम फौरन उसे वलीउल्लाह और दुनिया का सबसे नेक इंसान मान लेते हैं। हमारी नजर में तो वो ऐसा फरिश्ता होता है जो सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए ही पैदा हुआ है। मैं किसी की पारसाई पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन याद रखिए, दुनिया के बदनाम किरदारों के लिए चैरिटी हमेशा एक बेहतरीन शील्ड रही है। कभी कभी अरबों का दान सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक पुरअसरार जरिया होता है।
चलते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री की तरफ वापस। बिल गेट्स कहता था कि वो दुनिया बेहतर बना रहा है, लेकिन जरा आंखें खोलकर देखिए, क्या आम आदमी के लिए जिंदगी वाकई ही बेहतर हुई है? अफ्रीका की ही मिसाल लेते हैं। गेट्स फाउंडेशन ने वहां जीएमओ सीड्स और क्रॉप्स को स्पॉन्सर किया। नतीजा, ये मदद नहीं बल्कि न्यू कॉलोनिज्म थी, अफ्रीका को दोबारा गुलाम बनाने की साजिश। क्योंकि जहां मिड 20th सेंचुरी से अर्ली 2000 तक पूरी दुनिया में फार्मिंग बेहतर हुई, वहां अफ्रीका में प्रोडक्शन 10% मजीद गिर गई। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि बिल गेट्स ने सिंगल क्रॉप फार्मिंग पुश की एक्सपोर्ट के लिए। ये फार्म्स काफी वीक होती हैं, इनका मकसद लोकल लोगों का पेट भरना नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट का गुलाम बनाना है। लेकिन बिल गेट्स के लिए इनके फायदे बिल्कुल साफ थे। पॉलिसी इन्फ्लुएंस, हुकूमत के फैसलों में दखल अंदाजी करना, टैक्स बेनिफिट, चैरिटी के नाम पर अरबों डॉलर की बचत, ग्लोबल कंट्रोल, पूरी दुनिया के फूड सप्लाई पर कब्जा और सबसे ब्रिलियंट पार्ट, पब्लिसिटी। न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स ने उसकी इमेज को इतना लेजिटिमाइज कर दिया था कि दुनिया उसे फरिश्ता समझने लगी। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ पावर हासिल करने का एक जरिया था। मजे की बात ये कि जेफरी एप्स्टीन भी एग्जैक्टली यही स्ट्रेटेजी यूज करता था। उसके लिए चैरिटी सिर्फ एक शील्ड थी ताकि वो लोगों से नेटवर्किंग कर सके और उन्हें ब्लैकमेल कर सके। रियलिटी में देखा जाए तो उसने बहुत कम पैसे डोनेट किए थे, 18 सालों में सिर्फ $70 मिलियन, बट ऑन द पेपर इट लुक्स मच लार्जर। ये फिगर बहुत बढ़ाकर दिखाई गई, यहाँ तक के सबूत मिले कि एप्स्टीन ने खुद अपने विकिपीडिया पेजेस एडिट किए। 2013 की एक एडिट में ये दावा किया गया कि उसने असल रकम से $184 मिलियन से ज्यादा डोनेट किया। इस पॉइंट तक एप्स्टीन और बिल गेट्स दोनों ही चैरिटी की दुनिया के बड़े प्लेयर्स बन चुके थे। दोनों को समझ आ गया था कि इस काम में कितना लुक्रेटिव पोटेंशियल है। यही वो रास्ता था जिसके जरिए एप्स्टीन पहली दफा ईयर 2011 में बिल गेट्स से मिला। याद रहे, ये मुलाकात तब हुई जब जेफरी एप्स्टीन को एक बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती के जुर्म में 3 साल की सजा हो चुकी थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि बिल गेट्स ने एप्स्टीन के मैनहट्टन टाउन हाउस के कई दौरे किए। एक मौके पर वो वहां देर रात तक रुका और उसने अपने कुलीग्स को ईमेल में लिखा, इसका लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट और फैसिनेटिंग है, हालांकि ये मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। लेकिन दुनिया तब हैरान हुई जब एप्स्टीन के घर से एक फ्रेम $1 नोट मिला जिस पर बिल गेट्स ने अपने हाथ से लिखा था, आई वॉज रॉन्ग। बाद में जब बिल गेट्स के स्पोक पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने एक अजीब सा बहाना बनाया कि बिल गेट्स तो वहां सिर्फ डेकोर और एम्बियंस की बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त की ईमेल्स और कहानियां कुछ और ही बयान करती हैं। बिल गेट्स ने लिखा, एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्वीडिश औरत और उसकी बेटी वहां आई और मैं काफी देर तक रुका रहा। यह सुनकर सिर्फ ऐसा तो नहीं लगता कि बिल गेट्स वहां से फर्नीचर और कर्टन देखने ही गए थे। ये ईमेल उसके इंटरव्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है जो उसने 2026 में दिया था। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनका कोई गहरा ताल्लुक नहीं था तो एप्स्टीन के मेंशन में बिल गेट्स के हाथ से साइन किया हुआ वो $1 नोट क्यों था? रियलिटी ये है कि बिल वहां लड़कियों से मिला था जिसका एप्स्टीन फाइल में फोटो एविडेंस भी मौजूद है। इन फोटोज में बिल गेट्स 2 औरतों के बहुत करीब खड़ा है, लेकिन उन औरतों के चेहरे ब्लैकआउट कर दिए गए। FBI का कहना है कि ये रिडक्शन सिर्फ विक्टिम्स की पहचान छुपाने के लिए की गई है। तो अब ये सब कुछ बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ देता है। क्या वो लड़कियां वाकई ही विक्टिम थीं और क्या बिल गेट्स ही वो विक्टिमाइजर था? दोस्तों, बात सिर्फ मुलाकात तक नहीं रुकती। बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन के बिजनेस लिंक्स भी थे। वो दोनों जेपी मॉर्गन के थ्रू लिंक थे। 2011 में बिल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड बना रहा था जो डेवलपिंग वर्ल्ड में उसकी वैक्सीन रोल आउट को सपोर्ट करे। ये उसकी सॉफ्ट पावर बढ़ाने का एक नया तरीका था जहां एप्स्टीन अमीर क्लाइंट्स ला रहा था। अब जो नए खुलासे हो रहे हैं वो इतने भयानक और खौफनाक हैं कि शायद इसी वजह से बिल गेट्स को अपनी हालिया पब्लिक अपीयरेंस कैंसिल करनी पड़ी। अगर ये एलिगेशन साबित हो जाएं, तो ये मसला सीधा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तक जा सकता है। लेकिन याद रहे, बिल गेट्स ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी सॉफ्ट पावर बनाने में गुजारी है जो उसे हर कानूनी कार्रवाई से बचा सके।
लेट 90s से लेकर बिल गेट्स ने हमेशा उन चीजों को टारगेट किया जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर तो उसका मेन फोकस था ही, लेकिन फार्म लैंड भी उसका एक ऑब्सेशन था। लगभग 2.5 लाख एकड़ के साथ, जो हांगकांग के साइज के करीब है, बिल गेट्स यूएस का सबसे बड़ा प्राइवेट फार्म ओनर है। ये उसे अलाउ करता है कि वो अपने जीएमओ क्रॉप्स को एक्सपेरिमेंट करे और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक हिस्सा कंट्रोल करे। हिस्टोरिकली जमीन का मालिक होना ही असल पावर रही है। बिल गेट्स ने इंश्योर किया कि उसका असर रसूख हुकूमत के हर सेक्टर में हो, खास तौर पर वैक्सीन्स में। साथ ही वो लीज से भी पैसा कमा रहा है, लेकिन असल में ये सब पावर और इमेज के लिए है। ईयर 2010 के दौरान गेट्स फाउंडेशन ने डेवलपिंग कंट्रीज में मैसिव वैक्सीन प्रोग्राम पुश किए। इससे उसे हेल्थ केयर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पावर मिली। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड बिगेस्ट फंडर है। सिर्फ ईयर 2018 से 2019 तक उसने $500 मिलियन की डोनेशन की। और फिर जब पैंडेमिक आया, जिसकी प्रेडिक्शन बिल गेट्स ने 1 साल पहले ही एक टेक टॉक में कर दी, तो फौरन उसने खुद को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसे किसी ने वोट नहीं दिया, जो कोई इलेक्टेड लीडर नहीं है, वो पूरी दुनिया की हुकूमत को एडवाइस दे रहा था कि लॉकडाउन किस तरह लगने चाहिए, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए और वैक्सीन रोल आउट का निजाम कैसे चलना चाहिए। ये सब एक अनइलेक्टेड बिलियनियर कर रहा था। और नतीजा क्या निकला? जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही थी, तब दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की वेल्थ डबल हो गई। ये क्लोजनेस टू पावर बिल गेट्स के लिए एक शील्ड बन गई। उसे लग रहा था कि उसकी प्राइवेट लाइफ के गुनाह इस पावर के पीछे हमेशा छुपे रहेंगे। लेकिन ईयर 2019 में जब एप्स्टीन के एलिगेशन दोबारा सामने आए, तो बिल गेट्स की पर्सनल लाइफ टूटने लगी। उसकी बीवी मेलिंडा गेट्स ने डाइवोर्स फाइल कर दिया, बट इन द पब्लिक आइज ही वाज स्टिल अनटचेबल। जो लोग उसके खिलाफ बोलते थे, उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहा जाता था। पीपल वर लुकिंग अप टू हिम एज वाइस एल्डरी फिगर। लेकिन फिर उसी साल इस मजबूत इमेज में हल्की सी क्रैक्स नजर आना शुरू। माइक्रोसॉफ्ट को उस अफेयर का पता चला जो बिल गेट्स ने ईयर 2000 में शुरू किया। हालांकि वो सीईओ का ओहदा बहुत पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन लगता है कि ये आखिरी धक्का था जिसने उसे बोर्ड से भी बिल्कुल बाहर कर दिया, अगरचे बिल गेट्स खुद इन एलिगेशन से इनकार करता रहा। ईयर 2021 में जब मेलिंडा एंड बिल गेट्स के डिवोर्स की न्यूज सामने आई और एप्स्टीन के मजीद राज खुले, जैसे बिल गेट्स की उस लड़की के साथ फोटोज और ये सबूत कि वो एप्स्टीन के प्राइवेट जहाज में मुसाफिर रहा, ये उन चैरिटीज डिनर से कहीं ज्यादा लग रहे थे जिनका बिल गेट्स दावा करता रहा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिसेंट एलिगेशन एप्स्टीन की कुछ अनसेंड ड्राफ्ट ईमेल में क्लेम किया गया, जैसे ड्रग्स हासिल करने से लेकर रशियन लड़कियों के साथ रिलेशनशिप और मैरिड वुमेन्स के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग्स में मदद करने तक। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एप्स्टीन ने शायद ये बातें ब्लैकमेल करने के लिए लिखी थी। हालांकि इन ईमेल्स के साथ कोई सॉलिड एविडेंस रिलीज नहीं किया गया, लेकिन अफेयर्स और बिल गेट्स की मखसूस आदतों के बारे में कुछ बातों की तस्दीक की जा सकती है। और कई लड़कियों ने भी क्लेम किया है कि बिल गेट्स ने उन्हें इनएप्रोप्रिएट तरीके से अप्रोच किया। बिल गेट्स ने इन सब को डिनाई किया। दूसरी तरफ मेलिंडा गेट्स ने एक इंटरव्यू में इन सब से किनारा कशी करते हुए कहा, unexpected, beautiful place in my life. So whatever questions remain there of what I can't even begin to know all of it, those questions are for those people and for even my ex-husband. They need to answer to those things, not me. Well, and I am so happy to be away from all the muck. फरवरी 2026 में जब ये एलिगेशन सामने आई, तो बिल गेट्स ने एक एआई समिट में अपनी अपीयरेंस कैंसिल कर दी। ये उनकी पब्लिक डिस्प्लेस का पहला कदम था, लेकिन वो अभी भी असल कानूनी नताइज से कोसों दूर है। अब तक इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी का सबूत होने के बावजूद हमने सिर्फ एक ही गिरफ्तारी देखी है, वो भी प्रिंस एंड्रयू की। उन्हें एस्केप गोट बनाया गया और वो अकेले एलीट हैं जिन्हें थोड़ी सी सजा मिली, मगर उसका ताल्लुक भी ट्रैफिकिंग से नहीं। ये बिल्कुल अल कैपोन की तरह है, जिसे कत्ल के बजाय टैक्स चोरी पर पकड़ा गया था
उम्मीद है कि ये पहला डोमिनो साबित होगा। ऊपर बैठे ताकतवर लोग अक्सर मसले को मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो शायद हम बिल गेट्स जैसे लोगों को भी इन्वेस्टिगेट होता देखें। मगर तब तक शायद हमें उनके फ्रीडम के बजाय सिर्फ उनकी रेपुटेशन खोने पर ही सब्र करना पड़ेगा। ये भी उस शख्स के लिए बहुत बड़ी हार है जिसके पास बेशुमार दौलत हो, क्योंकि वाज़े तौर पर दुनिया की बेहतरीन पीआर टीम और सारा पैसा भी आपको इतनी सोशल शेम और डिसऑनर से बचा नहीं सकता। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।